बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा और मैं हूं हुमार सलान। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे और इस खुशगवार से सुबह को एंजॉय कर रहे होंगे। आपकी सुबह को मज़ीद खुशगवार, मज़ेदार और अच्छा बनाने के लिए हम आपके साथ मौजूद हैं। हमेशा की तरह कुछ डिफरेंट से टॉपिक्स लेकर आए हैं जिन पर बात करना, जिनकी अहमियत को उजागर करना, जिनसे कुछ सीखना और अपनी ज़िंदगियों को बेहतर बनाना हम सब के लिए ज़रूरी है। तो जी, आज का पहला टॉपिक जिसके हवाले से आपको बताएं कि जिस पर हम बात करने जा रहे हैं, जिसकी अहमियत को उजागर करने जा रहे हैं, जिस पर रोशनी डालने जा रहे हैं, वो है माशरे का तवाज़ुन। यानी कि माशरती तवाज़ुन को जब हम देखते हैं तो इसका बरकरार रहना कितना ज़रूरी होता है। और खुदा न खास्ता अगर इसमें कोई झोल आ रहा है, इसमें कोई गड़बड़ आ रही है या इसमें किसी किस्म का कोई जो है वो डिसबैलेंस क्रिएट हो रहा है, तो उसको हमने देखना है कि इसका बैलेंस हम कैसे जो है वो कायम कर सकते हैं। और आज एक बहुत बड़े इशू को हम डिस्कस करेंगे जो कि माशरती तवाज़ुन में बिगाड़ का सबब बन रहा है। वो है माशरे में बढ़ती हुई अदम बर्दाश्त। ये अदम बर्दाश्त क्यों हम बहुत ज़्यादा देख रहे हैं, क्यों हम एक दूसरे की ज़ात, एक दूसरे की बात बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, इसकी क्या रीज़न है। और हमारे माशरे में अगर कलेक्टिवली देखा जाए तो ये ट्रेंड बहुत तेज़ी से फैल रहा है, इसकी रेशो बहुत तेज़ी से डेवलप हो रही है कि हम एक दूसरे को नहीं बर्दाश्त करना चाहते। अदम बर्दाश्त की कैफियत जो है वो पूरे माशरे में बिगाड़ का सबब बन रही है, इंतशार का सबब बन रही है। आज इसकी वजूहात जानेंगे कि क्यों ये अदम बर्दाश्त तेज़ी से फैल रही है, इसकी वजूहात क्या हैं, इसकी रीज़न्स क्या हैं। और जब हम रीज़न्स पे बात करेंगे तो डेफिनेटली इसके साथ इसके असरात भी डिस्कस करेंगे कि क्यों जो है वो अदम बर्दाश्त को हम काउंटर कर रहे हैं, इसको ख़त्म करना चाह रहे हैं और चाह रहे हैं कि माशरे में बर्दाश्त का पहलू जो है वो आए। इसके असरात क्या हैं वो जानेंगे, नुकसानात पे बात होगी और फिर इसके बाद हम जो है वो सॉल्यूशंस की जानिब बढ़ेंगे कि सॉल्यूशंस क्या हैं, किस तरह से हम जो है वो अदम बर्दाश्त का सद्देबाब कर सकते हैं, किस तरह से जो है इसको कंट्रोल कर सकते हैं। इसके हवाले से तरबियत किसने देनी है और तरबियत में कौन कौन से फैक्टर्स का शामिल होना, कौन कौन से एलिमेंट्स का शामिल होना ज़रूरी है, इस पर भी ज़रूर इन डिटेल गुफ्तगू करेंगे। इसके साथ साथ आपको बताएं कि आज का जो हमारा दूसरा टॉपिक है वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है, उसके हवाले से भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम बात करें। नौजवानों की जब हम बात करते हैं, नौजवानों को गाइड करने की बात करते हैं, तो कुछ ऐसे ट्रेंड्स, कुछ ऐसी क्वालिटीज़ जो कि नौजवान बहुत तेज़ी से अडॉप्ट कर लेते हैं, बहुत तेज़ी से उसको फॉलो करने लगते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो भी नुकसान का सबब बन रही होती है। उनको काउंटर करना और फिर उनको ख़त्म करना, कंट्रोल करना कितना ज़रूरी है, इसके हवाले से भी हम ज़रूर डिस्कशन करेंगे। तो नौजवानों में ये जो नकल का रुझान हम देख रहे हैं कि नकल का रुझान आम हो रहा है, और नकल ऐसा नहीं कि हम सिर्फ इसको कहें कि चीटिंग ही आम हो रही है। नकल के मायने ये है कि हम ये देखते हैं कि जो सेटेड पैटर्न्स हैं एज़ इट इज़ हमारे नौजवान उसको फॉलो कर रहे हैं, उनके अंदर तजुर्बात का जो है वो करने का या फिर कोई नई चीज़ लाने का, कोई क्रिएटिविटी का अमल हमें नज़र नहीं आ रहा। ना ही इनोवेशन की तरफ जा रहे हैं, ना ही क्रिएटिविटी की तरफ जा रहे हैं और ना ही कुछ नया एक्सपीरियंस करने का इंटरेस्ट डेवलप कर पा रहे हैं। इसकी क्या रीज़न है, इसकी भी हम रीज़न्स के साथ साथ जो है वो नुकसानात डिस्कस करेंगे और एट द एंड हम अल्टीमेटली डिसाइड करेंगे कि क्या सॉल्यूशंस हैं, क्या सजेशंस हैं, किस तरह से हम जो है वो नकल के रुझान को कम कर सकते हैं और तजुर्बात के बुनियाद पर किस तरह से हमारे नौजवान क्रिएटिविटी को अपना सकते हैं, इनोवेशंस ला सकते हैं। इस पर भी ज़रूर गुफ्तगू होगी। हमेशा की तरह स्टूडियोज़ में हमारे साथ कुछ मेहमान मौजूद होंगे जिनका तारुफ कराएंगे, जिनसे गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे और उनसे जानेंगे आज के पहले टॉपिक के हवाले से। पहले बात होगी कि वो अदम बर्दाश्त को कैसे देखते हैं और इस माशरे में बिगाड़ का कितना सबब बन रही है ये अदम बर्दाश्त की कैफियत, ये हमारे मिजाज में जो अदम बर्दाश्त है इसकी रीज़न क्या है। इस पर बात करने के लिए जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं उनमें सबसे पहले स्टूडियोज़ में हमें ज्वाइन करें प्रोफेसर आसिफ रसूल, एजुकेशनिस्ट, हमारे मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में आते रहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आसिफ साहब, खैरियत से हैं? आसिफ साहब के साथ आज की जो हमारी दूसरी मेहमान है नाजिया हामिद, उनको भी वेलकम करते हैं। ट्रेनर हैं, लाइफ स्किल एक्सपर्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है नाजिया? ठीक है। नाजिया के साथ आज के जो हमारे तीसरे मेहमान हैं उनको भी वेलकम करते हैं। मोहम्मद बाबर अब्बास हमारे साथ मौजूद हैं, ट्रेनर हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं। आपको भी सच सवेरा में खुशामदीद कहते हैं। क्या हाल है बाबर साहब, खैरियत से हैं? गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। आसिफ साहब, आपसे क्या कहना चाहेंगे, अदम बर्दाश्त, इसकी डेफिनेशन को समझना कितना ज़रूरी है? अदम बर्दाश्त को अगर समझना है तो उसके बारे में कहा यह जाता है कि ये एक ज़हनी कैफियत है और इस ज़हनी कैफियत में हर इंसान जो उसके कोई सामने वाक़या रूनुमा होता है किसी इंसान के बारे में या किसी ख़ास पर्सपेक्टिव के बारे में, उसका जो एक अपना नज़रिया होता है वो इतना फिक्स होता है कि उससे इधर उधर हिलता नहीं है।
और फिर कई दफ़ा टफ हालात में वो उसमें शिद्दत आती जाती है सही। और फिर उससे आगे सारे ये मसाइल शुरू होते हैं। इसको अगर हम देखें कि एक मुर्गी एक अंडों पे बैठी होती है ना, अगर आप जाके स्टिक सिर्फ दिखाते हैं ना तो हल्का सा रिएक्शन करती है, और जब आप इतना नज़दीक जाके पोक शोक शुरू करेंगे ना तो बहुत ज़्यादा शोर मचाना शुरू कर देती है। इसका मतलब ये है कि सबसे पहला जो प्रॉब्लम आता है ना इसमें अदम बर्द का, वो है अदम तहफ़्फ़ुज़, और वो दो साइड का हो सकता है। सही। एक माशरती साइड का है और इकोनॉमिक साइड का है। ठीक। जिस तरह आप एक तो ना जनरली आप डिस्कस कर रहे हैं, और अब हम इस टॉपिक को खास सिनेरियो में भी ले सकते हैं, जैसे कि हमारे पास ये कोविड-19 की सिचुएशन है। बिल्कुल। इसमें ये ज़्यादा बढ़ रहा है। कल अगर आप देखें तो जो यूएनओ ने रिपोर्ट शेयर की है उसमें जो जेंडर वायलेंस है या स्पेशली फीमेल्स के खिलाफ, चूँकि घरों में लोग रह रहे हैं, 30% इंक्रीज हुआ है फ्रांस में। यूरोपीय यूनियन के मुख्तलिफ ममालिक में 25% ये इंक्रीज हुई। कल की अल जज़ीरा के मुख्तलिफ प्रोग्राम में की ये रिपोर्ट्स थी, और यूएनओ के मुख्तलिफ जो उस एरिया के लोग थे वो सारे डिस्कस कर रहे थे। ये स्पेसिफिक सिनेरियो में ना चूँकि सडनली एक आया, उसमें स्पेशली इकोनॉमिकली अब वो उसकी वजह से एक बहुत ज़्यादा प्रेशर आ गया, दबाव आ गया है, और उसके फिर हम कॉन्सिक्वेंसेस देखते हैं कि वो बहुत ज़्यादा बढ़ते जाते हैं। और ये जो अदम बर्दाश्त है, ये बेसिकली इसी का ना आगे ये इससे जो मसाइल पैदा होते हैं, ये इसके आगे सारी औलादें निकलती हैं। और उसमें सबसे जो पहला एस्पेक्ट होता है वो जब तक इमोशनल इंटेलिजेंस, जब देखें ना जराइम में किसी बंदे ने कोई बहुत बड़ा जुर्म किया है तो उसकी जो बेस है ना वो इमोशनल स्टेबिलिटी नहीं है। अगर उसी को कंट्रोल कर लिया जाए और लोग उसमें ज़रा स्ट्रांग हो तो उसको फिर अच्छे तरीके से बिल्ड करके किया जा सकता है। बिल्कुल किया जा सकता है, और जराइम पे भी काबू पाया जा सकता है। बहुत अच्छी एग्जाम्पल आपने हाईलाइट किया। नाज़िया, आप क्या कहना चाहेंगी, अदम बर्दाश्त की कैफियत माशरे में बिगाड़ का सबब कैसे बन रही है? इसमें जो जैसे बाकी रवैये होते हैं ना इंसान के, पेशेंस या बर्दाश्त या अदम बर्दाश्त भी एक रवैया, और उस रवैये की बहुत सारी रीजंस होती हैं। जनरली बाय नेचर इंसान थोड़ा सा इम्पेशेंट है, और वो इसलिए होता है कि आपको हर चीज़ के लिए जल्दी क्यों है, या आपने कुछ अचीव करना है, या आपने कोई काम करना है, या जो भी आपके इन दी एंड रिजल्ट है उसके ऊपर आप ज़्यादा फोकस्ड होते हैं, प्रोसेस के ऊपर कम हो जाते हैं। लेकिन अगेन ये एक रवैया जो आपके कंट्रोल में है और जो आपके कंट्रोल में नहीं भी है। सही। और इस चीज़ की रियलाइजेशन नहीं होती इंडिविजुअल लेवल पे सम टाइम्स एंड मोस्ट ऑफ द टाइम कि आप किस वक्त उस रवैये को कंट्रोल करने की तरफ ले जाएं। ठीक। और वही वाले जो एलिमेंट्स सर ने डिस्कस किए तकरीबन ऐसे ही होते हैं कि आप कुछ एलिमेंट्स ज़्यादा आपको प्रेशराइज कर देते हैं और उसका रिजल्ट भी उतना ही ड्रास्टिक आता है फिर, या उतना ही ऐसा होता है कि आपके कंट्रोल से बाहर हो जाता है। अदम बर्दाश्त में अगर उसकी रीजंस देखी जाएं, जनरली उसकी बहुत सारी रीजंस हैं, और उसका इम्पैक्ट जो माशरे में होता है वो डेफिनेटली फिर ज़ाहिर है अदम बर्दाश्त रिजल्ट करती है एक नेगेटिव बिहेवियर में, एक नेगेटिव किस्म के कॉन्सिक्वेंसेस में, जिसके और फिर बहुत सारे मसाइल पैदा होने के शिकार की रीजंस हो सकती हैं। मगर इसमें सबसे पहले तो ये कि इंसान बाय नेचर थोड़ा सा इम्पेशेंट है। उसके बाद ये है कि एक बाय नेचर मैं किसी नॉर्मल बंदे से ज़्यादा इम्पेशेंट हूँ। वो अदम बर्दाश्त मेरा जो रवैया है वो दूसरे के लिए काबिल कबूल नहीं है, और वहाँ से मसाइल शुरू हो जाते हैं। बिल्कुल शुरू होते हैं। तो कितना ज़रूरी है कि एक इंसान समझे कि उसका कंट्रोल कितना है और कितना नहीं, इसके हवाले से इन डिटेल गुफ्तगू करेंगे। हमें एक ब्रेक की जानिब बढ़ना है, लेकिन ब्रेक से पहले बाबर साहब मैं चाह रही हूँ कि आप भी आज के मौजू के हवाले से कुछ फरमा दें। जी, इसमें इनटॉलरेंस से पहले टॉलरेंस को अब अगर हम थोड़ा स्टडी कर लें तो जान लें कि टॉलरेंस क्या है। वो ये है कि अलाउ द एग्जिस्टेंस ऑफ अदर्स प्रैक्टिसेस, जो उनकी लाइक्स हैं, डिसलाइक्स हैं, जो उनकी किसी और की जो लाइक्स हैं और जो हमें बेशक पसंद नहीं है, तो उनको बर्दाश्त करना, ये बेसिकली टॉलरेंस है। तो जैसे कि मैम ने भी बताया है कि इंसान अपनी बेसिक किबिलत के साथ पैदा होता है, तो उसकी पर्सनैलिटी में जब डेवलपमेंट होती है वो उसके माशरा, उसके जो इंस्टीट्यूशन है, सबसे पहले ज़ाहिर है उसका घर का इंस्टीट्यूशन है, उसके बाद फिर जब तालीमी इदारे में जाता है तो वहाँ से ही इसकी तरबियत शुरू हो, तो तब जाके हम इसके ऊपर काबू पा सकते हैं। बिल्कुल काबू पा सकते हैं। तो तरबियत का इसमें मेन किरदार है, जैसा कि अभी आसिफ साहब से भी बात हो रही है, नाज़िया से भी बात हो रही है, और बाबर साहब ने भी कहा कि तरबियत को अगर हम बेहतर बनाएं तो यकीनन अदम बर्दाश्त की कैफियत को कंट्रोल कर सकते हैं। मज़ीद भी जो है वो इसके असरात हम जानेंगे कि इसके असरात क्या हैं, कितने पॉजिटिव इम्पैक्ट्स हैं कि माशरे में बर्दाश्त होनी चाहिए, और अदम बर्दाश्त के जो नेगेटिव इम्पैक्ट्स हैं उनको डिस्कस करना कितना ज़रूरी है। एक ब्रेक की जानिब हमें नाज़रीन बढ़ना है। जब हम ब्रेक से वापस आएंगे अपने तीनों मेहमानों से इसके हवाले से गुफ्तगू करेंगे।
जी वेलकम बैक। सत सवेरा में एक मरतबा फिर से आपको कहेंगे खुशामदीद। आज का पहला टॉपिक जिस पर गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, माशरे में बढ़ती हुई अदम बर्दाश्त और इसका हल क्या है, इसकी वजूहात क्या हैं वो जानेंगे पहले, उसके बाद इसके असरात जानेंगे एंड देन हम मूव ऑन करेंगे कि हमने सोल्यूशंस किस तरह से प्रोवाइड करने और माशरे में बर्दाश्त की कैफियत को कैसे फैलाना है, कैसे अपने मिजाज में बर्दाश्त लानी है, अपनी ज़ात में बर्दाश्त लानी है और अपनी जो है वो कॉल ऑफ फेल में भी बर्दाश्त लाना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए कितनी एफर्ट्स करनी है, तरबियत का इसमें क्या किरदार है और वालिदैन किस तरह से किरदार अदा कर सकते हैं, वालिदैन के साथ साथ सादा कराम की क्या जिम्मेदारियां हैं उनको भी हाईलाइट किया जाएगा और इस माशरे के वो तमाम बुज़ुर्ग जो माशरे के भागदौड़ संभाले हुए हैं उनका क्या किरदार है, उनका एक्सपीरियंस कितना मैटर करता है, उनसे सीखना कितना ज़रूरी है, इसको भी ज़रूर हाईलाइट करेंगे। ब्रेक पर जाने से कबल बाबर साहब से गुफ्तगू हो रही थी, बड़ा अच्छा पॉइंट उन्होंने रेस किया कि तरबियत जो है उसके ज़रिए हम इस मसले को कंट्रोल कर सकते हैं, इसको बेहतर बना सकते हैं। तो आसिफ साहब, जहाँ तरबियत की बात आ रही है वहीं इसके असरात जानना भी बहुत ज़रूरी है कि क्यों अदम बर्दाश्त के हम जो है वो मुखालिफ खड़े हैं या अदम बर्दाश्त की वजह से हो क्या रहा है, तो इन असरात या इन नुकसानात को कौन हाईलाइट करेगा? सबसे पहले तो इसको अगर हम देखें ना किरदार साजी या तरबियत, इसमें हमें ना दो एक सामने सिचुएशन को रखते हैं कि एक होते हैं खुदरो पौधे, जंगलों में जड़ी बूटियाँ पौधे पड़े जाते हैं, दूसरी साइड शहरों में जिस तरह घरों में हम बड़ी अच्छी बार फिर उसकी हम ना प्रॉपर कटिंग कर रहे होते हैं, पानी दे रहे होते हैं, उनका ख्याल रख रहे होते हैं। अगर हमने अच्छी जनरेशन और किसी भी फ़र्द को माशरे का कोई मुफीद इंसान बनाना है तो हमें तरबियत के ऊपर बहुत ज़्यादा काम करता है। उसमें पहले भी हम इन प्रोग्राम में बड़ी दफ़ा डिस्कस कर चुके हैं। पेरेंटिंग ये एक बड़ा खूबसूरत टॉपिक है। जब तक पेरेंट्स की अपनी अवेयरनेस नहीं होगी इसके बारे में बिल्कुल तो उससे कोई फ़ायदा नहीं हो सकता। मसलन मैं जिस एरिया से बिलोंग करता हूँ, जब मैं पल बढ़ रहा था तो वहाँ पे ना एक मेल शोविनिज्म नेचुरली है। अच्छा, वहाँ पे मेल चाइल्ड भी है, अच्छा फीमेल को स्नब किया जाता है, तो आप देखें ऑटोमेटिकली वहाँ से ना ये आहिस्ता आहिस्ता शुरू हो जाता है। और फिर इसमें बहुत सारी जगहों पे इतनी ज़्यादा मेल चिल्ड्रन को मतलब लिबर्टी दी जाती है कि बहुत सारी लिमिट्स क्रॉस कर जाते हैं। अब यही जब स्कूलों में बच्चे आते हैं, कॉलेजेस में आते हैं, यूनिवर्सिटी, और फिर ये माशरे में जब अपने किरदार निभाने आते हैं तो ये उनमें बहुत ज़्यादा वो चीज़ें अपने माहौल से डेवलप कर चुके होते हैं। अच्छा, ये मैंने देखा। फिर मैं अब जनरेशन में जिसमें मेरे बच्चे आ रहे हैं, तो अवेयरनेस की अगर बात करूँ तो मैं ये नहीं कहता कि मैं कोई बहुत स्पेशलिस्ट हूँ या मतलब ये है कि मैं एक ओपन माइंडसेट ज़रूर रखता हूँ। एक उस्ताद हूँ, फादर भी हूँ और अपनी सराउंडिंग में भी लोग को देखता हूँ। तो मेरा ये काम है कि सबसे पहले ना मेरी अपनी अंडरस्टैंडिंग कि उस मॉडल को अगर देखूँ कि जिसमें मेरी ग्रोथ हो रही थी उस एरिया में, उस फैमिली में, तो उनमें से प्लस पॉइंट्स भी थे, नेगेटिव पॉइंट भी थे। तो अब मुझे चाहिए कि उन नेगेटिव पॉइंट्स को कम करूँ। उनमें से मैं आपको बताता हूँ कि बच्चों के दरमियान क्या होता है कि एक तो यह है कि डिफरेंस कोई नहीं है। उसमें मेरा बेटी और बेटा है, तो हम कोशिश करते हैं कि इस तरह नहीं हो सकता कि किसी जगह पे मेल चाइल्ड को ये फील हो या वो अपनी बहुत ज़्यादा शिद्दत उसको बार बार समझाया जाता है। नंबर वन, जो कि मैंने उसमें देखा कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। सेकंड, जहाँ पे उससे रेजिस्टेंस कोई मुश्किलात आती है ना, तो पेरेंट्स इस तरह नहीं कि शुतरे बेमुहारों से छोड़ देते हैं, आप उसकी बहुत ज़्यादा कोचिंग करते हैं, कॉपिंग करते हैं। इसमें मैंने एक मूवी देख रहा था तो मुझे बड़ी अच्छी वो एक एक्ट्रेस की वो एक डायलॉग अपने बच्चे के साथ याद आया। ये सिंगल पेरेंट है, वो अपने बच्चे को स्कूल जोड़ने जा रही हैं और बड़ा वो बच्चा आगे से शोर मचा रहा है। अब इसने जॉब पे भी जाना है, उस तरह जो उसकी डायलॉग्स अपने बच्चे के साथ होते हैं वो इतने खूबसूरत है ना। मतलब मुझे लगता है कि छोटा सा बच्चा है, दूसरी तीसरी क्लास का, और वो ऐसे ट्रीट कर रही है कि ये बिल्कुल जवान है और इसके साथ मैं बड़ी अच्छी गुफ्तगू करके, ये नहीं उसे इतनी पैम्पर टक के नहीं देखे ना अभी आपने करना है, जाना है, ये करना पड़ेगा। वो सारों से बता दिया कि भाई वहाँ पे सख्ती भी होगी, ये काम करना भी होगा। और फिर ये अगर इस प्रोग्राम के तवज्जो से मैं कहना चाहूँ कि हर माँ के अंदर ये चीज़ डेवलप हो जाए, बिल्कुल उसकी अपनी अवेयरनेस हो जाए। फिर इसी तरह फादर का रोल है, उसको अगर अवेयरनेस हो जाए ना, तो घर के एनवायरनमेंट, पहली ये जो नर्सरी है ना, जहाँ पे पर्सनैलिटी की डेवलपमेंट हो चुकी होती है, उस वक्त तो बच्चा घर होता है। उसके बाद सेकंड है स्कूल की तरफ, फिर असातिज़ा कितने ज़्यादा अच्छे हैं और फिर वो सिस्टम कितना ज़बरदस्त है। फिर हमारे यहाँ थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है माशरे में। आप देखें कि मतलब हम कई दफ़ा ये डिस्कस कर भी चुके हैं कि जब आप रोड पर निकलते हैं ना, तो अगर आप पूरे कवानीन जैसे आपको सिखाए गए हैं, अगर आप उसको ज़हन में रखते हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि आप एक लाइन में ही खड़े रहेंगे। तो आप देखते हैं कि लोग क्यों
जब रूल एंड नॉट दूसरी साइड पे इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है ना, तो वहाँ पे फिर क्या होता है कि लोग मेजॉरिटी, वो फिर थोड़ा सा डिप्रेशन होता है। बिल्कुल ऐसे ही है। फिर इसको अगर वो गवर्नमेंट लेवल का आ जाता है, फिर ओवरऑल मुआशरे का या जो थिंक टैंक्स होते हैं, ये इसका एस्पेक्ट। फिर इसी तरह कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ में जो एनवायरनमेंट दिया जाता है, फिर उसमें आप मुआशरे के लिहाज से, ताकि वो एक्टिव प्रोडक्टिव, तो अगला प्रोग्राम में वो सेगमेंट में हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। तो मेरे ख्याल में अगर इसमें पेरेंटिंग फर्स्ट, अगर उनकी डेवलपमेंट, और अगर जिस बाहर के माशरे में देखें ना, पेरेंटिंग के ऊपर बुक्स आती हैं, बिल्कुल आती मतलब हैं। मदर प्रेग्नेंट है तो वो बुक्स पढ़ रही होती है सारी, फादर उसके बारे में सीख रहा होता है। हमारे यहाँ भी इस तरह की अगर ओपन माइंडसेट के साथ काम शुरू किया जाए तो घर में बड़ा अच्छा डेफिनेटली बेहतरी आएगी और अदम बर्दाश्त खत्म हो जाएगी। अदम बर्दाश्त की हम बात करें तो इसका एक अमली नमूना अगर कहा जाए या अमली मुजाहिरा कहा जाए तो नाज़िया गुस्से की सूरत में आता है। गुस्सा आ गया, हमारे अंदर से बर्दाश्त का एलिमेंट ख़त्म हो गया और हमने वो भी कर दिया जो हम कभी सोच भी नहीं सकते थे। ये चीज़ एक बच्चे से शुरू होकर एक बुजुर्ग तक जाती है हमारी सोसाइटी में। हम ये कहते हैं क्योंकि हमने ये कॉमन प्रैक्टिस की भी है कि हमारा बच्चा जो है वो फलां पे चला गया इसलिए वो ये चीज़ अडॉप्ट कर रहा है, इसका गुस्सा उस पर है इसलिए ये ऐसा करे। उसको काउंटर करना, उसको कंट्रोल करना या उसको ये एहसास दिलाना कि ये चीज़ गलत है, हमारे यहाँ कहीं नहीं देखा जाता। एक्चुअली हाँ, जेनेरिकली देखा जाए तो नहीं किया जाता ऐसे, लेकिन बहुत सारी जगहों पे मैंने खुद इस तरह की एग्जांपल्स देखे हैं कि जहाँ पे पेरेंट्स एट फर्स्ट, क्योंकि बच्चे घर से निकलते हैं, बच्चों की ट्रेनिंग इस तरह से कर रहे होते हैं कि वो हर किस्म के रवैये को सीखे भी और उसके अंदर कितना मार्जिन है उसको एक्सप्लोर करने का और उसको करेक्ट करने का वो भी सीखें। और सबसे बड़ी बात ये है कि आप अपने बच्चे को बता के नहीं सिखा सकते, आप दिखा के सिखा सकते हैं। और घर का जो एटमॉस्फेयर है और घर में जो एक नॉर्मल रवैया सबका एक दूसरे के साथ चल रहा है तो वो पिक करते हैं बच्चे। आप छोटी सी एग्जांपल ले लेना, जो रोड बिहेवियर है, अब 6 लोग अगर सही गाड़ी चला रहे हैं, 5वां इधर से निकाला उधर से निकाला, कहीं जाके गाड़ी स्टक हो गई, पीछे 10 गाड़ियां फंस जाती हैं। यू नो दैट्स व्हाट योर बिहेवियर डज जनरली सोसाइटी के लिए। और वो जब ट्रेनिंग की हम बात करते हैं तो मेरा भी फर्म बिलीव यही है और मेरे ख्याल से जनरली लोगों का होता है, लेकिन उसको प्रैक्टिस करते हुए शायद उनको रियलाइज़ नहीं होता कि कहाँ वो रवैया दिखा रहे हैं सही और कहाँ बता रहे हैं। बिकॉज बच्चा वो चीज़ पिक करेगा जो वो देखेगा होते हुए, रादर देन जो हम उसको बताएंगे कि ऐसा नहीं तो ऐसे करो। इसके अलावा मैं एक और बात, जो सर की बात से ही मैं सोच रही थी बैठे हुए, कि बहुत सारे घरों में ऐसा होता है कि बच्चे को वो बहुत उसकी जो ट्रेनिंग है ना, उसका स्केल उन्होंने बड़ा वेरिंग तरीके से सेट किया हुआ होता है। फॉर एग्जांपल कि ये गरम चाय का कप पड़ा है तो दूर से ही चीखेंगे कि उसको हाथ नहीं लगाना, ये नहीं करना, वो नहीं करना। रादर देन दिस, अगर आप उसको एक डिफरेंट तरीके से एड्रेस करें, जैसे कि सर ने एग्जाम्पल दी कि गाड़ी में वो माँ बच्चे को बता रही होती है कि आपने एक्सेप्ट करना है, दिस इज़ लाइफ, और जिस तरह से भी आपका कम्युनिकेशन का एक वो शुरू से आप सेट करते हैं बच्चों के साथ, बच्चे को जब आप बच्चे के लेवल पे जाके नहीं बड़ों की तरह समझाएंगे तो एक डिफरेंट इम्पैक्ट होता है। बच्चे को रिस्पॉन्सिबिलिटी के एहसास का जो पैरामीटर है वो बिल्कुल फ़र्क होगा। फॉर एग्जांपल मेरा छोटा बच्चा जो है वो एक दिन ट्यूब लाइट कहीं, क्योंकि आजकल ट्रेंड नहीं है, कहीं लगी हुई थी, वो जल रही थी, तो उसने पूछा कि ये क्या ऐसे क्यों कर रही है, तो वो हमारे साथ एक बैठी थी, उन्होंने कहा ये ऐसी, तो मैंने समझ आएगी। मैंने कहा नहीं ठहरे, मैंने उसको बताया कि ये लॉजिक है, ऐसे होता है ऐसे होता है। ये वाली अप्रोच हर, मुझे लगता है कि एंगल से सबकी होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए, तब उसकी जो डेवलपमेंट है और तब उसकी एक्सेप्टेंस जो हर रवैये के बारे में इस तरह की हो सकती है। बिल्कुल, क्योंकि उसके अंदर जो क्यूरियोसिटी का एक प्रेशर है वो तभी रिलीज होगा जब उसका वो सवाल जिसका वो सुन रहा है, सोच रहा है और वो चाह रहा है कि मुझे जवाब मिले, वो जवाब उस तक पहुंचे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम यही देखते हैं कि यही अदम बर्दाश्त पेरेंट्स की जानिब से दिखाया जाता है। अगर एक बच्चा एक बात पूछ रहा है, 2 बार पूछ रहा है, 3 बार पूछ रहा है, तो शायद एक दफ़ा तो उसे अच्छे से बता दिया, लेकिन दूसरी और तीसरी और चौथी मरतबा उसको नहीं बताया जाता। यही रवैया बच्चा अडॉप्ट करता है। तो ऐसे में पेरेंट्स का किरदार कितना अहमियत का हामिल है और पेरेंट्स को कितना पेशेंस होना है। पेरेंट्स का तो जिस दिन वो पेरेंट्स बनते हैं वहाँ से उनका सब्र का इम्तिहान शुरू हो जाता है और वो ट्रेनिंग सबसे पहले अपने आप को ट्रेन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो आपके लिए एक नया रोल है। मैं एज एन इंडिविजुअल शायद परफेक्ट हूँ, वैसे तो परफेक्ट कोई नहीं होता, लेकिन जब मैं पेरेंट बन गई हूँ, जब मैं मदर बन गई हूँ, तो मुझे भी वो सब कुछ सीखना है जो मैंने आगे ट्रांसेंड करना है अपने बच्चे के अंदर या अपनी जनरेशन के अंदर। सही। सबसे पहले हर तरह की ट्रेनिंग की तरह ये रवैयों की भी ट्रेनिंग होती है
जो हम जिसको समझते हैं कि बस सीख जाता है इंसान। बिल्कुल, ये आपने बहुत अच्छी बात की कि या। रवैयों की ट्रेनिंग होना बहुत ज़रूरी है। मिजाज को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं और अपने मिजाज में बर्दाश्त के अंसर को कैसे शामिल कर सकते हैं, अपने तीनों मेहमानों से जानेंगे उनके पास क्या सोल्यूशंस हैं, क्या सजेशंस हैं, वो किस तरह से गाइड करेंगे पेरेंट्स को, टीचर्स को, और ओवरऑल माशरे का माइंडसेट करना कितना जो है चेंज करना कितना ज़रूरी है, इस पर भी सोल्यूशंस जानेंगे। एक ब्रेक की जानिब हम बड़े, ब्रेक से वापस आते हैं, कंटिन्यू करते हैं। जी वेलकम बैक। सत सवेरा में एक मरतबा फिर से आपको कहेंगे खुशामदीद। आज का पहला टॉपिक जिस पर गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, इंटरेस्टिंग गुफ्तगू हो रही है, माशरे में बढ़ते हुए अदम बर्दाश्त को हम जो है वो डिस्कस कर रहे हैं। इसकी वजूहात क्या हैं, इसके असरात क्या हैं और इसके लिए क्या सोल्यूशंस हैं, क्या सजेशंस हैं कि हम किस तरह से बर्दाश्त के लेवल को पैदा कर सकते हैं, अपने मिजाज में, अपने रवैयों में बर्दाश्त शामिल कर सकते हैं। और इसके साथ साथ हमने ओवरऑल ट्रेनिंग करनी है इस माशरे की, शऊर और आगाही उजागर करनी है, इस माशरे के माइंडसेट को चेंज करना है, कैसे कर सकते हैं, इस पर जी अब हम बात करेंगे अपने तीनों मेहमानों से। बाबर साहब, आपसे जानना चाहूँगी आपकी नज़र में क्या सजेशंस हैं, किस तरह से हम जो है ये अदम बर्दाश्त की कैफियत को कम कर सकते हैं। अगर ख़त्म नहीं कर सकते तो कम करने के लिए तो एफर्ट की जा सकती है ना। जी, जैसे ऑलरेडी डिस्कशन हो रही है तो इसमें जो एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर है वो मैं समझता हूँ कि एक ये ट्रायंगल है जो पेरेंट्स, स्टूडेंट और जो टीचर्स का है। इस ट्रायंगल में अभी जो मसला ये आ रहा है कि कोई ना कोई लिंक ज़रूर मिस रहता है। या तो पेरेंट्स बहुत पोजेसिव होते हैं, बच्चों के ऊपर बहुत वो तवज्जो दे रहे होते हैं, लेकिन जब स्कूल में जाता है तो टीचर्स की तरफ से उनको वो शायद ये स्कूल में वो माहौल नहीं मिलता। मैं सिर्फ चंद स्कूल्स की बात नहीं कर रहा, मैं ओवरऑल बात करें जिसमें पब्लिक सेक्टर भी है और हमारा प्राइवेट भी है। इसी तरह बाज़ स्कूल्स में बहुत ज़्यादा बच्चों पे तवज्जो दी जाती है, उनके कैरेक्टर पे, उनके ओवरऑल ग्रूमिंग पे, लेकिन समहाउ जो पेरेंट्स हैं उनमें से अनफॉर्चुनेटली या मदर या फादर वो ओवर इंगेज्ड हैं तो वो उतना टाइम नहीं दे सकते। तो एक तो ये है कि ये अगर ट्रायंगल कायम रहेगा तो ज़्यादा चांस है कि बच्चे की जो ग्रूमिंग है, जो उसकी डेवलपमेंट है वो ज़्यादा बेहतर हो सकेगी। दूसरा भी जिक्र हुआ था टीचर्स के रोल का, तो वो ज़ाहिर है बहुत इम्पॉर्टेंट है अर्ली स्टेजेस में भी और बाद में भी। उसमें टीचर्स को अपनी जो एक टिपिकल सिनेरियो है उससे थोड़ा सा आगे जाना पड़ेगा। टीचर्स सिर्फ कोशिश करते हैं कि एक बुकिश नॉलेज जो उनको एक सेट बना के दे दिया जाता है पैटर्न, उसी के मुताबिक वो अपना पूरा टाइम स्पेंड। इवन मैंने कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ में भी देखा है कि टीचर्स आते हैं, वो अपना एक टॉपिक उनका होता है और समटाइम्स सवाल भी नहीं लेते स्टूडेंट से। तो मेरी नज़र में जो टीचर्स हैं उनको अब एक और रोल एज ए फैसिलिटेटर भी आना पड़ेगा सामने। इसमें सिर्फ वो बुकिश नॉलेज ना दे रहे हों बल्कि कुछ एक्स्ट्रा, जैसे उन्होंने कहा कि लाइफ एग्जांपल्स, अपनी एग्जांपल्स वो दे के सेट करें, क्योंकि आपने पहले भी जिक्र किया है कि देखते हुए ज़्यादा हम सीखते हैं। बिल्कुल ऐसे। तो अपने आप को एक इंस्पिरेशनल फिगर के तौर पर टीचर्स को पेश करना चाहिए ताकि फिर वो इंस्पायर हों और वो उन जैसे। हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली टीचर्स को एक हम फॉलो तो करते हैं, लेकिन वो बुकिश के टीचर ने ये कह दिया, उसका जवाब ये था, तो वो फिर मदर्स या फादर्स को भी आके उसी तरह करते हैं। तो उनको लाइव एग्जांपल से इंस्पायर करना अगर वो शुरू कर दें तो ज़्यादा बेहतर नताइज में, बिल्कुल बेहतर नताइज आ सकते हैं। और इस माशरे का बिगड़ता हुआ जो तवाज़ुन है, जो बिगाड़ पैदा हो रहा है, जो इंतशार की कैफियत पैदा हो रही है, जो माशरती तवाज़ुन को बरकरार रखने के लिए हमने एफ़र्ट्स करनी है, वो एफ़र्ट्स तभी जो है वो बरोए कार लाई जा सकती हैं जब हम इस मसले के ऊपर ध्यान देंगे, तवज्जो देंगे। आसिफ साहब, रवैयों में किस तरह से बर्दाश्त पैदा की जा सकती है, क्योंकि हम ये देखते हैं कि हमारा जो बिहेवियर है किसी दूसरे के साथ, चाहे एक बच्चा है, एक बड़ा है, एक नौजवान है, हमारी ये जो दिखावे की एक सोच है कि बस मैं सबसे अच्छा हूँ, मैं यूनिक हूँ, मैं कामयाब हूँ, बाकी तो कोई आगे आ ही नहीं सकता और मुझे तो कोई क्रॉस करने की हिम्मत भी नहीं रख सकता। यही वो रीज़न है कि शायद इसीलिए हमारा माशरा जो है उस तरह से तरक्की नहीं कर पा रहा जैसे कि होनी चाहिए।
ये बिल्कुल, अगर मैं जब आप क्वेश्चन कर रही थी तो साथ ही मेरे जहन में एक चीज़ चल रही थी कि जिस तरह हम स्कूल्स के जिस तरह बच्चों का डेवलप किया जाता है ना, कि सिर्फ इस वक्त जो प्योर सिस्टम बन गया वो मार्क्स ओरिएंटेड वाला, तो उसमें सिर्फ अगर ये बता के जा रहे हैं और फिर उसमें वो एग्जांपल भी सोसाइटी में ऐसे देख रहा है, फिर इवन हमारे ड्रामाज अगर हम देखते हैं, अनफॉर्चुनेटली वो सिर्फ सोसाइटी का एक सेगमेंट है, शायद 20% भी ना हो, सही, वो पूरी कंट्री के ऊपर आप इम्प्लीमेंट करके दिखा रहे होते हैं, उसमें 80% लोग हैं उनको उस लाइफ से ताल्लुक ही कोई नहीं है। तो जब वो सिर्फ वही देख रहा होता है ना, तो फिर उसको उसी तरह वो करना लगता है शायद सोसाइटी का ट्रेंड भी यही है, यही कल्चर है, और आने वाले टाइम में हमने भी यही अडॉप्ट करना है। एग्जैक्टली। और फिर उसके साथ इसको जो चीज़ एक्सेलरेट कर रही है वो हमारा कर रहा है सोशल मीडिया। अब वो देखें ना, अपनी सोशल मीडिया की लाइफ और अपनी उस लाइफ में बड़ा वज़ह गैप होता है, फिर वो उस तरह जिस तरह लोग सारे अपलोड कर रहे होते हैं, हर बंदा वहाँ पे देख रहा होता है। फिर ये भी है कि वो जो झूठ मूठ है ना, आप अपने आप को बेस्ट शेप में जो रख के सामने प्रेजेंट कर रहे हैं, ये बड़ा ही ज़्यादा वो नेगेटिवली उसको इफेक्ट करता है। तीसरे हमारे यहाँ जो मज़हब से थोड़ी सी दूरी है ना, और ये जो एक स्पेसिफिक चंक आ गया हमारा, ज़रा एक ऐसा तबका जो कि हमेशा इसके ना सिर्फ नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहा होता है। देखें, इसी को अगर रवादारी और उसकी तरफ हम चलें तो हमारे दीन में इतना ज़बरदस्त तरीके से उसकी पूरी डिस्क्रिप्शन है, दीन फितरत है, और अगर हम उसके हिसाब से अगर लोगों को करें, जिस तरह हम पहले अपने हिस्ट्री की देखते हैं, तो ये जो बड़े बड़े मदरसा थे उनमें कैसी लोगों की ट्रेनिंग होती थी, और अब उस तरह नहीं होती, क्योंकि अब उसमें एक और चंक आ गया कि नहीं, हमारा जो ब्रांड है ना, आपने इसी के साथ चलना है, दूसरे ब्रांड को आपने एक्सेप्ट नहीं करना। अखलाकियात का तो तस्वुर ही नहीं है। फिर तीसरी होती है कि पब्लिकली कोई उसे बुरा भला कहा जाए, तो इस वक्त जो होता है वो सारे एक मतलब कोई बंदा ना कहीं किसी चीज़ की मुखालफत करके खड़ा नहीं होना चाहता। जब तक मुआशरे में ऐसे लोग नहीं आएंगे ना, कि जैसे सबका आपने कहा कि एक्टिविस्ट, ऐसे लोगों का बड़ा होता है कि ये कम से कम मुआशरे के मसाइल की तरफ बड़ा बार बार वो टैगिंग कर रहे होते हैं और शोर मचा रहे होते हैं। तो मेरे ख्याल में ये जो एक पूरा पैराडाइम शिफ्ट टाइप है ना, वो हमें अपने माशरे में, वो हमें पेरेंटिंग से लेकर अपने एकेडेमिया में और फिर जनरली माशरे में, तो मेरे ख्याल में उसके साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता बेहतरी आ सकती है। कोई एक सजेशन देना चाहेंगे कि किस तरह से बर्दाश्त पैदा की जा सकती है, ये इनकलकेट की जा सकती है बच्चों में? इसका सबसे पहले तो ये है कि चूँकि मैं ख़ुद भी इसका रहा हूँ कि जिस तरह के एनवायरनमेंट का मैंने आपको बताया कि उसमें ज़रा शिद्दत थी, पता लगता था कि ज़ोर से डिस्क्रिमिनेशन थी, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता जब आप इस सेक्टर में आए तो आप अगर ओपन माइंड के साथ रखें ना, और फिर आप बच्चों की तरफ पेरेंट्स ये ट्रेनिंग करें कि बच्चे को हमने इमोशनली इंटेलिजेंट बनाना है, और फिर इसी तरह स्कूल के ऊपर अगर टीचर ये इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दें, तो मेरे ख्याल में कि ये वाहिद एक ऐसा अच्छा मैसेज है कि जो उनकी बड़ी अच्छा स्टेबल कर सकता है। बिल्कुल कर सकता है और करना भी चाहिए। नाज़िया, आपके पास क्या सजेशंस हैं, किस तरह से जो है माशरे में ये अदम बर्दाश्त की कैफियत कंट्रोल की जा सकती है? देखिए, उसमें अगर रूट्स पे भी वापस चले जाए ना तो घर से अगर शुरू करें तो घर में खाने पीने का एक टाइम है, बड़ों का एक अलग रिस्पेक्ट का एलिमेंट होता है, सही, उन्होंने पहले खाना है। ये छोटी छोटी चीज़ें, लेकिन ये आपको टीच कर रही होती हैं स्लोली। स्कूल में बच्चे जाते हैं, लाइन में खड़े होना है, आपने टीचर का वेट करना है। ये जो प्रोसेस है ना, इस प्रोसेस के अंदर आपके अंदर सीखने की और इस चीज़ को अंडरस्टैंड करने की, पेशेंस की, टॉलरेंस की और एक ही ख़ास रवैया अडॉप्ट करने की स्किल आहिस्ता आहिस्ता डेवलप हो जाती है। आप भी अगर 4 दिन को देखें तो मे बी पहले दिन आपका रवैया अगर किसी एक वजह से, किसी खास वजह से एक तरह का था और आपने कॉन्शियस एफर्ट किया उसको करेक्ट करने की, तो 4 दिन बाद उसमें बहुत बड़ा डिफरेंस होगा। तो इसी तरह से बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनको हम पिन पॉइंट अपने एंड पे कर सकते हैं। सही, अगर मैं सोसाइटी की बात ना भी करूँ, अपने इर्द गिर्द लोगों की बात ना करूँ, सिर्फ अपनी बात करूँ, अपने आप से शुरू करूँ, चाहे मैं बड़ा हूँ या बच्चा हूँ, जो भी मेरी स्टेज है, उस स्टेज पे मैं सिर्फ अपने आप को अगर टारगेट कर लूँ तो मेरे ख्याल से मैं वो एक स्टेप आगे जा सकती हूँ अपनी लाइफ में। बिल्कुल, जहाँ से 4 लोग और भी आ रहे होंगे तो एक बड़ा इफेक्ट क्रिएट हो सकता है। तो रिपल इफेक्ट वाली बात होती है। सो सबसे पहले आई 100% बिलीव कि आपने जो भी चीज़ करेक्शन सोसाइटी में करनी है, पहले अपने आप से शुरू कर लें। ठीक, सो मैं कहाँ पे कौन सी ऐसी चीज़ें गलत कर रही हूँ जो कि एक रिजल्ट करती हैं सर्टेन बिहेवियर में जो कि अनवांटेड है। ठीक है,
वहाँ से करेक्शन करेंगे तो फिर आहिस्ता आहिस्ता आपको बहुत सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली पॉजिटिव नज़र आनी शुरू बिल्कुल हो ऐसे ही। और यहाँ पे सोच का किरदार बहुत ज़्यादा नुमाया है कि हम अपनी सोच को बदलें। ये ना सोचें कि अगर मैं ऑथेंटिक बात कर रहा हूँ या मैं अथॉरिटेटिव हूँ और मेरे सबॉर्डिनेट्स हैं तो सिर्फ मैं ऑर्डर ही पास कर सकता हूँ, मेरा काम नहीं है कि उनकी सजेशन लूँ, उनका ओपिनियन लूँ या उनकी भी बात को सुनूँ। इसी तरह हम घर में देखते हैं कि हमसे छोटे जो हैं या हमसे जो कमज़ोर हैं वो आगे से नहीं बोलेंगे, इसलिए मैं डांट डपट कर सकता हूँ। लेकिन अगर आगे से सुनने वाला भी बर्दाश्त नहीं रखता, डेफिनेटली कॉन्फ्लिक्ट तो रेज होते ही चले जाएंगे। इस सोच को भी हमने बदलना है। हाँ बिल्कुल बदल। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। हमारे ऑफिस में जो हम प्रैक्टिस करते हैं एंड इट्स वर्किंग एक्सीलेंटली। होता ये है कि जो हमारी कोर टीम है उसमें 20-25 लोग हैं और हम अपनी एवरीडे मीटिंग भी करते हैं और वीकली मीटिंग्स भी करते हैं। उसमें जनरली होता ये था, क्योंकि जनरली मैं मीटिंग चेयर करती थी तो बहुत कम लोग पार्टिसिपेट करते थे। अच्छा। शाइनेस थी, कॉन्फिडेंस इतना नहीं था या समहाउ वो उनको लगता है कि शायद हमारा बोलना नहीं बनता। सो मैंने उस दिन सबके साथ ये डिस्कस किया कि हम लीडर ऑफ द वीक रखेंगे। वो लीडर ऑफ द वीक टर्न सबकी आएगी, चाहे वो हमारा ऑफिस बॉय भी है। अच्छा। अब वो लीडर ऑफ द वीक हर किसी के पास आता है वो रोल। और उस दिन से, जिस दिन से हमने ये चीज़ अडॉप्ट की है, इतना डिफरेंस आया लोगों की एफिशिएंसी में, उनके रवैयों में। वो अपने आप को उतना ही इम्पोर्टेंट फील करते हैं जितना कि कोई एग्जेक्टिव फील कर रहा है। क्या बात। और ये जो रोल हमने शुरू किया है पिछले दिनों में, इससे इतना मज़ेदार चेंज आया है कि मैं उसको बड़ा एंजॉय करती हूँ। और मैंने ऐसी छोटी छोटी प्रैक्टिस अगर हम अपनी लाइफ में या डेली रूटीन में शामिल करें तो डेफिनेटली बहुत सारी तब्दीली आ सकती है और ये तब्दीली एक पॉजिटिव तब्दीली होगी। मजीद डिस्कशन के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे, एक ब्रेक की जानिब बढ़े, ब्रेक की वापस आते कंटिन्यू करते हैं। जी वेलकम बैक। सच सवेरा में एक मरतबा फिर से आपको कहेंगे खुश आमदीद। और आज के दो डिफरेंट टॉपिक्स जिन पर हम गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखे हुए हैं, जिसमें सबसे पहले हमने माशरे में बढ़ते हुए अदम बर्दाश्त को जो है वो डिस्कस किया। इसकी वजूहात क्या हैं, इसकी रीजंस क्या हैं, उनको जाना, इसके असरात जाने और फिर इसके सोल्यूशंस और सजेशंस क्या हैं कि किस तरह से अदम बर्दाश्त की कैफियत ख़त्म की जा सकती है, कंट्रोल की जा सकती है, माइंडसेट चेंज किए जा सकते हैं। इनको भी हमने डिस्कस किया। और अब हम बढ़ेंगे आज के दूसरे टॉपिक के जाने, जिसमें हम डिस्कशन करने जा रहे हैं नौजवानों के हवाले से। नौजवानों के अंदर जो हम देख रहे हैं कि ये एक नकल का रुझान बढ़ रहा है। जो जैसा है, जो डायरेक्शन एक इंसान फॉलो करता आ रहा है, एक जनरेशन फॉलो करती हुई आ रही है, वो एज इट इज़ ही फॉलो करें, कुछ चेंज लाने की कोशिश नहीं करें। उनके अंदर इंटरेस्ट ख़त्म हो गया है कि कुछ नया एक्सपीरियंस किया जाए। ये जो तजुर्बात का हमें जो है वो फुकदान नज़र आ रहा है, इसके पीछे क्या रीज़न्स हैं, इसके असरात क्या हैं और फिर इसके सॉल्यूशंस क्या हैं, इसकी जानिब हम बढ़ेंगे। स्टूडियोज़ में जो हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं, एक मरतबा फिर से उनका तारुफ कराते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर आसिफ रसूल साहब, नाजिया हामिद और मोहम्मद बाबर अब्बास, जिनसे हम इन दोनों टॉपिक से रिलेवेंट गुफ्तगू करें। ब्रेक पे जाने से कबल हम जो है वो सॉल्यूशंस और सजेशंस डिस्कस कर रहे थे पहले टॉपिक के हवाले से। अब जो है हम दूसरे टॉपिक की जानिब बढ़ने जा रहे हैं और नौजवानों के अंदर जो है वो हम एहसास ज़िम्मेदारी कैसे पैदा कर सकते हैं, नकल के रुझान को ख़त्म करना कितना ज़रूरी है, इस पे जाने बाबर साहब क्या बताएंगे। बाबर साहब, ये जो नकल का रुझान जिसको आज हम डिस्कस कर रहे हैं, जो जैसा है उसको एज इट इज़ फॉलो किया जाए और बस जान छुड़ाई जाए, ये हमें जो है वो इंस्टिंक्ट शामिल होता हुआ दिखाई दे रहा है अपने नौजवानों में। इसको कैसे देखते हैं? एक्चुअली इसको समझने की ये ज़रूरत है कि ये जो फेयर ऑफ फेलियर है एक्चुअली, कि कोई भी हम एक्सपेरिमेंट करने से डरते हैं और जब हमारे ज़हन में ये होता है कि अगर हमने कोई नॉर्म से हटकर कोई चीज़ कर ली तो एक तो उसके रिज़ल्ट नहीं आएंगे और फेलियर होगा, और फिर दूसरा जो हमारी सोसाइटी की जो अक़दार हैं वो भी किसी तरह हैं कि हम किसी के फेलियर्स को उसको एम्ब्रेस नहीं करने देते बल्कि उसका मजाक उड़ाते हैं। तो ये एक बड़ी वजह है कि कोई भी जो सेट पैटर्न है तो लकीर के फ़कीर हम बनते जाते हैं। तो ऑलरेडी हम पिछले टॉपिक में भी डिस्कस कर रहे थे कि रोल, फिर वही कहूँगा कि टीचर्स का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल है और घर में पेरेंट्स का, कि वो इनकरेज करें, ख़ास तौर पे यंग एज में एक्सपेरिमेंटेशन करने दें। उसकी वजह से ये होगा कि जो अर्ली एज में अगर वो इस तरह करेंगे तो अगर एक तो नाकामियाँ भी होती हैं तो उससे सीखना शुरू कर देंगे और फिर एक दिन आएगा कि वो
आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो ये ओवरऑल हमारा इशू ये है कि हम किसी को कोई नया काम करते नहीं देखना चाहते और समाओ हम खुद भी उसी टैंगल हुए हैं उसी में कि जो है हम उसी पे चलें, तो नए से हम सब लोग घबराते हैं। तो इसमें बहुत इम्पोर्टेंट यही है कि जो इंस्टीट्यूशंस हैं, जो टीचर्स हैं और जो पेरेंट्स हैं वो इनकरेज करें स्टूडेंट्स को, अपने बच्चों को, कि वो उनको कुछ नया करने का मौका दें और फेलियर से ही फिर वो सीखेंगे और फिर कोई अच्छा काम करें। बिल्कुल कर सकते हैं, आपने वजह फरमाया। और शायद बाबर साहब जिस तरह से आप कह रहे हैं कि नहीं बच्चों को मौका फराहम किया जाता है या उनको नहीं जो है वो क्रिएटिविटी की जानिब लाया जाता है, इसकी शायद एक रीज़न ये भी है कि पेरेंट्स को खुद थोड़ी एफर्ट करनी पड़ेगी, टीचर्स को खुद एफर्ट करनी पड़ेगी। एक सवाल के जवाब में दूसरा सवाल भी रेस हो सकता है, तीसरा भी हो सकता है और फिर जवाबात का सिलसिला चलता जाएगा। कहीं ना कहीं हमें भी सोचना पड़ेगा, ये सोच भी आती है। बिल्कुल, और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है लैक ऑफ एक्सपोजर। तो जितना बच्चे को आप एक्सपोजर देंगे, नई हम क्यों कहते हैं एज ए ट्रेनर भी हम कहते हैं कि बच्चों को नई जगह लेके जाएं, नए लोगों से मिलाएं और ख़ास तौर पे जो उनके एज से जो बड़े लोग हैं, जो उनकी एज ब्रैकेट से बड़ा काम कर रहे हैं, उनसे उनको उनसे चिट चैट करवाएं, उनके आइडियाज़ वो शेयर करें ताकि उनमें वो इंस्पिरेशन पैदा हो कि अगर ये और वो ख्वाब देखना वो शुरू कर दें, तो वहीं से उनमें वो शुरू होगा वो इंस्टिंक्ट और फिर वो आगे बढ़ते जाएंगे। तो बिल्कुल, और इसको बढ़ाना बहुत ज़रूरी है ताकि हमारा माशरा जो है वो तरक्की करे, हमारा मुल्क तरक्की करे और इस माशरे के अमन इस्तेहकाम को बहाल करने में, इसकी तरक्की में हम सब ने किरदार अदा करना है। तो नौजवान तो पिलर्स हैं इस माशरे का। आसिफ साहब, नौजवान क्यों हमें जो है वो नकल के रुझान को कायम करते हुए नज़र आ रहे हैं, क्यों हमें क्रिएटिविटी नज़र नहीं आ रही, इनोवेशंस की तरफ नहीं जा रहे, टेक्नोलॉजी का दौर है लेकिन उस तरह से इस्तेफादा नहीं कर पा रही नौजवान नस्ल? एक तो ये हवाले से पाकिस्तान खुशकिस्मत है कि 60% जो पॉपुलेशन है यूथ की है। दुनिया अगर फोकस करती है तो एक तो ये, अब ये तो एक प्लस पॉइंट हमारे पास आ गया, लेकिन इसके साथ हम इनको कैसे ट्रीट कर रहे हैं ये वाकई बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब इसमें मैं आपके साथ शेयर करूँगा, ये जब नकल का ना, तो उसमें मैं कल देख रहा था कि कैसे चंक में इसको देखा जाए। अब उसमें सबसे पहले गवर्नमेंट स्कूल का था, ये जो सेक्टर है बहुत बड़ा, फिर प्राइवेट स्कूल का था। तो उसमें हमारे एक हेडमास्टर साहब हैं, यंग आदमी आया है मेरे गांव में, इमरान हसन साहब, और जब मैंने स्कूल की आउटलुक देखी, उसने नए टायर शायर लगवा दिए। अच्छा, वो आते ही वेलकम, फिर उन्होंने मुझे कॉल की कि मैं एक अलुमनाई करना चाहता। मैं ये मेरे लिए बड़ी हैरान कुन चीज़ें थी कि वाकई अच्छा ये बंदा, अच्छा जी आप सबको बुलाएंगे, हम थोड़ी बहुत डेवलपमेंट करेंगे। उनके साथ मैंने डिस्कस किया कि ये जो मसला है स्पेशली इस सेक्टर का, तो उन्होंने कहा जी प्रॉब्लम ये है कि नंबर 1 गवर्नमेंट पॉलिसीज़, पहली से लेकर 8वीं क्लास तक आप बच्चे को फेल नहीं कर सकते। बच्चा आए ना आए, पढ़े ना पढ़े, आपने प्रमोट करना है। अब ये बच्चा जब मैट्रिक पे जाके पहुंचेगा ना, इतना इसके ऊपर बर्डन होगा पेरेंट्स की तरफ से मार्क्स लेने, क्योंकि आगे सारा सिस्टम ऐसा है कि उसने मार्क्स ओरिएंटेड ही होना है। अभी भी देखें कोविड-19 की सिचुएशन में जो नए सेमेस्टर में यूनिवर्सिटी ने एडमिशन किए हैं, कोई टेस्ट नहीं हुआ, सिर्फ आपके मार्क्स एंट्री हुई है और थ्रू डाटा हमने देखा है कितने में चाहिए, जो पहले उसमें फॉल करते हैं तो हम कर सकते हैं। फिर सेकंड ये है कि जो ओवरहॉलिंग की थोड़ी सी करिकुलम की ज़रूरत है, वो ये है कि जब तक इसमें ना कोई जिद्दत नहीं लाई जाएगी, उसमें ये है कि वो पढ़ा रहे, अगर वो क्रिएटिविटी की तरफ जाते हैं तो उनका कोर्स रह जाता है, स्पेशली अगर अब उस मैट्रिक वगैरह की बात करते हैं। तीसरा जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है ना, वो टीचर ट्रेनिंग के ऊपर। लेकिन ये ऐसा प्रोग्राम है कि जिसमें हर वक्त ना इधर आके हम सर मसाइल नहीं बता सकते, हमें सोल्यूशन की तरफ। तो मैं आज आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से, मतलब अगर टीचर्स यहाँ पे बैठे हैं, पेरेंट्स, आप ज़रा थोड़ा सा अपना माइंड सेट ओपन रखें और कोशिश करें कि थोड़ी आदत डालें लेटेस्ट रिसर्चेस की। ये जो लेटेस्ट रिसर्चेस आपके पास आती है ना, और अगर आपका माइंड सेट ओपन है, आप यकीन माने आपको इतना अच्छा लगता है कि जैसे कोई बंदे का एक बाग है ना, और उस बाग में उसने मुख्तलिफ मतलब फ्रूट वगैरह के लगाए हुए हैं पौधे, और उसमें सुबह आता है बड़ी खुशी से, जैसे उनके साथ बातें कर रहा है। अगर आप अपना माइंड प्रोग्रेसिव माइंड सेट रखते हैं ना, तो इसी तरह आपकी क्लास भी वैसे होती है। मैं अभी अपनी क्लास से आ रहा हूँ, मुझे ऐसे अब 10 साल पहले का मैं एक्सपीरियंस देखूँ तो मेरे पास एक फिक्स माइंड सेट के साथ आता था कि कुछ स्टूडेंट अच्छे हैं, कुछ दरमियाने हैं और कुछ बिल्कुल फारिग है। तो फारिग के लिए मैसेज है भाग जाएं, तो सिर्फ जो बेस्ट है भाई इसकी हम रिस्पेक्ट करते हैं, इस तीसरे वाले चंक को हम पुश करेंगे। अब मैं कहता हूँ कि नहीं, ये एरिक्सन की रिसर्च पढ़ने के बाद मेरे ज़हन में आया कि नहीं, लोगों को फिक्स टैग ना करें, लोगों को ना आप प्रैक्टिस की तरफ। मैं अपने घर में भी मसलन मेरे बेटे को मैंने कहा कि यार वो
मैंने एक वीडियो देखी है जहाँ पे बच्चा ना अपने पाँव से छत पे चढ़ जाता है कोने में, तो तुम ये कहता है मैं तो नहीं कर सकता। मैंने कहा नहीं, इसमें आपको बड़ी प्रैक्टिस रिक्वायर्ड है, 15 दिन लो, 20 दिन लो, बार बार करो। हम मकसद ये था कि उसको ये नहीं कहना कि आप फारिग हैं, आप नहीं कर सकते हैं। अब जब यही चीज़ें मैं इम्प्लीमेंट करता हूँ अपनी क्लास में भी, तो मैं हर बच्चे को उस तरह देखता हूँ ना कि ये पौधे हैं जिसकी ट्रिमिंग करनी है, अच्छा इसकी हर किसी की अपनी कैरेक्टरिस्टिक है। जब आप इस मोड में एक टीचर, एक फादर, एक मदर आ जाएगा, या मुआशरे में जिस तरह मैम ने अभी कहा कि ये मतलब इतनी अनयूजुअल प्रैक्टिस है कि आप एक ऑफिस में ऐसा एनवायरमेंट, ये आता है ना कि जिस तरह स्टेटस को आप चैलेंज करके कोई नई चीज़ लाते हैं, तो ये वाकई उस एलिमेंट को लाता है। अब जहां तक बात करते हैं, सिर्फ एक इसमें चीज ऐड करूंगा कि अब हमने तैयार करना है 21st सेंचुरी के लिहाज से। 21st सेंचुरी के लिहाज से अगर हम देखते हैं तो मैंने पिछले 2-3 सेमेस्टर यूनिवर्सिटी लेवल पे जो देखा है कि मैं कोशिश करता हूं कि स्टूडेंट क्या, ये जो मीडिया आ गया, इंटरनेट, सोशल मीडिया या मतलब सारा इसको मिला के, इससे क्या वो अपनी ट्रेनिंग कर रहा है। ठीक, मुझे 80-90% कैसे जिन जगहों पे मैं जाता हूँ, मैं इसको जनरलाइज नहीं करना चाहता, जिन जगहों पे मैं जाता हूँ उसमें बड़े बड़े अच्छे इंस्टीट्यूट भी हैं। मुझे किसी स्टूडेंट ने नहीं कहा कि मैं YouTube अपनी ग्रूमिंग के लिए यूज करता हूँ, एंटरटेन पर्पस के लिए वो बहुत ज्यादा यूज बिल्कुल होता है। ऐसे ही है। अब हम पेरेंट्स, टीचर्स क्या कर सकते हैं कि हम बच्चों को एंगेज कर सकते हैं कि यही जो चीज़ है ना, ये आप अपनी ग्रूमिंग के लिए करें। हम खड़े कर रहे हैं, बिल्कुल 21st सेंचुरी को स्टार्ट करते हैं और उसकी बिल्कुल नई नई रिक्वायरमेंट्स हैं। हमारा ये जो करिकुलम या स्टाइल है ना, सिर्फ पढ़ा देना ये नहीं चलेगा। आगे इतनी ज़्यादा यानी ये जो इदारे हैं, क्या नाम है, एडवांस कंट्रीज हैं, उनकी अपनी ना उन्होंने स्किल्स का वो एक एनालिसिस करते हैं कि अगले 10 सालों में क्या स्किल्स रिक्वायर्ड है, उसके ऊपर पॉलिसीज बनती हैं। हमारे यहाँ तो खैर कभी हुआ भी नहीं ऐसे। बिल्कुल, लेकिन कहीं ना कहीं हम कोशिश जरूर कर सकते हैं। इस कोशिश को जारी रखना कितना जरूरी है, इस पर भी बात करेंगे। एक ब्रेक की जानिब हम बड़े नाज़रीन, ब्रेक से वापस आते हैं, डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। जी नाज़रीन, एक मरतबा फिर से सच सवेरा में आप कहेंगे खुश आमदीद। इंटरेस्टिंग गुफ्तगू का सिलसिला जारी है जिसमें नौजवानों के हवाले से हम बात करें। नौजवानों में बढ़ता हुआ नकल का रुझान ख़त्म करना कितना ज़रूरी है और उनके अंदर ये इंटरेस्ट डेवलप कैसे किया जा सकता है कि वो नए तजुर्बात करना सीखें, वो क्रिएटिव बने, वो इनोवेशंस लाएँ ताकि ये मुल्क तरक्की करे, ये मुआशरा तरक्की करे और अल्टीमेटली एक इंसान की अपनी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में भी वो अपना किरदार अदा कर सके। तो शख्सियत साजी की जब हम बात करते हैं नाज़िया, एक इंसान की पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की बात करते हैं, उसके लिए भी बहुत ज़रूरी है कि वो देखे, गौर करे और फिर कहीं ना कोई चेंजिंग ज़रूर लाए। बिल्कुल, ये इसको ना सेल्फ एक्चुअलाइजेशन कहते हैं। अभी मैं पहले भी जो बात करी थी कि एक्चुअल जो आपकी पोटेंशियल होती है वो आपको पता ही नहीं होता और उसकी रीज़न बहुत दफ़ा ये है कि हम दूसरे लोगों को देख देख के अपने ऊपर उनके छाप लगा लेते हैं। सही। और इन्फ्लुएंस इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि अपने आप को हम एक्सप्लोर करना ही नहीं चाहते। और जाहिर है अगर आप बहुत सारे लोगों से इन्फ्लुएंस्ड हैं तो आपकी अपनी पर्सनालिटी कभी भी डेवलप नहीं होगी, आप मिक्सचर होंगे बहुत सारे लोगों का। और जैसे सोशल मीडिया पे आजकल बहुत एक्सेस है हर किस्म की, उसमें जैसे अब मैं जो ट्रेंड देखती हूँ ना, अब पहले जो बात करी थी कि लोग बस बहुत एक दूसरे को देख के नकल का रुझान है, वो ही कर रहा है तो मैं भी वो कर लूँ, रिजल्ट चाहे क्या हो, उससे लोगों को इतना गर्ज नहीं होती। हर कोई व्लॉगर भी है, हर कोई इन्फ्लुएंसर भी है, कोई मेकअप कर रहा है, कोई अच्छी बात है, सब कुछ अच्छी बात है, लेकिन मुझे लगता है ये साइड वाली चीज़ें हैं। इस सारे साइड लाइन प्रोसेस के अंदर आप अपनी मेन स्ट्रीम भूल जाते हैं और उस मेन स्ट्रीम भूलने में क्या होता है कि फिर कुछ टाइम के बाद आप रियलाइज़ करते हैं कि मैंने तो ये भी अचीव नहीं किया, मैं तो इसमें भी फेल हूँ, मैं तो इसमें भी फेल हूँ, ये क्या फजूल है। सो इस तरह की जो सोच उस वक्त डेवलप हो जाती है जब आप अपना कोर करेक्ट नहीं करेंगे। ठीक, आपने किसी से इन्फ्लुएंस होना है, वेल एंड गुड, लेकिन उसके अंदर अपनी आइडेंटिटी, और वैसे भी एज ह्यूमन देखा जाए तो हर इंसान को अल्लाह ताला ने यूनिक बनाया है। बिल्कुल, उस यूनिकनेस को ना खोएं, चाहे आप
कैसे भी दिखते हैं, क्या भी करते हैं, अगर आप अपने यूनिकनेस पे बिलीव करते हैं तो आप अपनी पहचान बना सकते हैं। अच्छा, शायद इसकी एक रीज़न ये भी हो सकती है कि एक चीज़ सुन सुन के भी हमारे अंदर से वो यूनिकनेस वाला एलिमेंट ख़त्म हो जाता है कि उसको देखो वो कामयाब है, उसके जैसे बनो, उसने जो रास्ता इख्तियार किया तुमने भी वही बनना है, उसका प्रोफेशन देखो कितना उसके अंदर वो फ्लरिश हो रहा है, तुमने भी यही प्रोफेशन चूज़ करना है, तुम्हारे लिए भी हमने ये फैसला किया। शायद ये बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो यूनिकनेस की तरफ ले जाती ही नहीं है। बिल्कुल 100% है। इसमें सबसे पहले तो पेरेंट्स आ जाते हैं। आप अपने बच्चे को किसी के बच्चे के साथ कंपेयर ही कैसे कर सकते हैं? सबसे पहली गलती तो पेरेंट्स करते ही हैं। उसके बाद फिर जैसे सर ने एग्जांपल दी थी क्लास में कि 3 बैचेस हैं, आई रियली लाइक व्हाट ही सेड कि हम पहले पुश कर देते थे कि भाई तुम्हारे यहाँ जगह नहीं है, उन 2 पे फोकस करो। अब वो सब कुछ जेनेरिकली लेके चलते, क्योंकि वो जो शायद उस सर्टन सब्जेक्ट में इतने स्मार्ट या ब्राइट नहीं है, किसी और चीज़ में बहुत ज़्यादा होंगे। बिल्कुल ऐसे। सो ये सबसे पहले तो घर पे होता है, बिल्कुल होता है कि आपको बाहर के बच्चे से थोड़े आप अपने घर के बच्चों से कंपेयर करते हैं कि उसने इतने अच्छे मार्क्स लिए, तुम्हारी एज में वो ये करता था, वो 7 साल का था तो मुझे कभी तंग नहीं करता था, तुमने तो मेरी ज़िंदगी अज़ाब ही। तो यहीं से प्रोसेस शुरू हो जाता है, आपके माइंड में डेवलप हो जाता है कि आप उन सांचों में अपने आप को फिट करने की कोशिश कर रहे होते हैं, और उस चक्कर में ज़ाहिर है आप एक ऐसी शख्सियत डेवलप कर लेते हैं कि दूसरों को देख देख के जो चल रहा है, अगर वो कामयाब है मैं वही करूँगा जो वो करे। लेकिन उसके सिनेरियोज, उसके प्रोसेसेस, उसकी स्ट्रगल्स हमें नहीं पता। और अक्सर नौजवानों की जगह अगर मैं बात करूँ कि वो क्यों ट्रेंड को फॉलो करते हैं, क्योंकि जब वो ट्रेंड फॉलो करें उस वक्त वो किसी शख्स को करेंगे जो सक्सेसफुल हो चुका है, उसके बैकग्राउंड में क्या कुछ है उससे वो उसको नहीं देखते, ना ही उसको महसूस करते हैं। बाबर साहब, यही हम देखते हैं, क्योंकि हम नौजवानों के हवाले से बात करें तो जब वो किसी खास प्रोफेशन का इंतखाब करना चाहते हैं, अपनी ज़िंदगी का मकसद ढूंढना चाहते हैं या देखना चाहते हैं कि हमने कहाँ एक्सेल करना है, वहाँ पे भी हमें वही खौफ और वही डर जिसका आपने पहले भी तस्करा किया कि वो महसूस करने लगते हैं। अगर हम कुछ नया करेंगे तो पता नहीं लोग क्या कहेंगे, नया करने जा रहे हैं, पेरेंट्स सपोर्ट करेंगे नहीं, लोगों के अंदर हमारी वैलिडेशन होगी नहीं होगी, कोई हमें सराहेगा नहीं सराहेगा, या हो सकता है 10 बातें सुनने को मिले। ये बहुत सारे ऐसे डर, खौफ और ऐसी बहुत सारी रुकावटें हैं जो कि खुद साख्ता क्रिएट की गई हैं एक इंसान की, एक नौजवान की। इनको काउंटर करना और फिर इनके लिए सोल्यूशन प्रोवाइड करना कितना ज़रूरी है? देखिए, हमारी जो थिंकिंग है वो 1 डायमेंशनल है। जैसे कि अभी आस्था बता रहे थे कि, या मैम भी जिक्र कर रही थी कि जब हम बच्चा जब क्लास में जाता है तो वो पहले रोल नंबर वाले बच्चे की तरफ देखता है, और हमें घर में भी हमारे माहौल में यही बताया जाता है कि जो सबसे अच्छा बच्चा है वो है जो फर्स्ट आता है। तो हम किसी ना किसी तरह उसको कॉपी करने लग जाते हैं। लेकिन हर बंदा वो डिफरेंटली पैदा हुआ है, अल्लाह ताला ने उसकी स्किल्स वो डिफरेंट बनाई हैं। ज़रूरी नहीं कि हर बच्चा ही वो टॉप पोजीशन ले, हर बच्चा ही पढ़ाई में अच्छा हो, तो डिफरेंट स्किल्स हैं, तो इसको एक्नॉलेज करने की ज़रूरत है। जैसे कि मैं अक्सर एग्जांपल देता हूँ कि जो बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं वो क्यों, मैं मिसाल दूंगा गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर की, तो उसकी एक लेगेसी क्यों बनी, क्योंकि वहाँ पे अगर आप बच्चा चला जाए तो वहाँ पे कम से कम 40 किस्म की तो सोसाइटीज़ बनी हुई हैं जिसमें आप जो भी आपके अंदर टैलेंट है, जो आपके अंदर स्किल है, उसको एक्सप्रेस करने के लिए आपको प्लेटफॉर्म मौजूद है। बिल्कुल। तो ये बड़ा ही ज़रूरी है क्रिएटिविटी पैदा करने के लिए कि हम 1 डायमेंशनल सोच से बाहर आएँ, बच्चे को उसकी टैलेंट और स्किल के मुताबिक उसको प्लेटफॉर्म दें, वहाँ पे वो डेवलप। ज़रूरी नहीं है कि जो फर्स्ट आने वाला बच्चा है, जो सेमेस्टर टॉप करने वाला बच्चा है, उसी को रोल मॉडल बनाए। उसी क्लास में एक बहुत अच्छा सिंगर भी हो सकता है जो अपनी बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस से अपने कैरियर को आगे बढ़ा सकता है। हो सकता है कोई नात ख्वां हो सकता है कोई किसी और स्किल उसकी कोई हो कि किसी स्पोर्ट्स में वो आ गया। तो हमने अपने सोच को थोड़ा सा बदलने की ज़रूरत है। 1 डायमेंशनल से हट के हमने देखना है एक ब्रॉडर पैराए में कि जिसकी जो स्किल है उसके मुताबिक एक्नॉलेज करें, उसको अप्रिशिएट करें और उसको फिर प्लेटफॉर्म फराहम करें। बिल्कुल, ये सोच को एक्सपोजर देना होगा, लेकिन फिर वही बात आती है कि मौका तो मिल जाता है, मौका यूटिलाइज करने वाली सोच और यूटिलाइज करने का जो एक करेज है वो हमें कहीं दिखाई नहीं देता, और शायद उसके पीछे वही डर आ जाता है कि अगर मैंने ये कर दिया, कहीं मैं इन्वेस्ट करना चाह रहा हूँ और अगर ये पैसे डूब गए तो क्या होगा, मैं कैसे जवाब दूंगा, मैं कैसे दूसरों को देखूंगा। ये चीज़ भी कहीं ना कहीं ख़त्म होगी तो ही हम नई चीज़ें एक्सपीरियंस कर सकेंगे। सोच को बदल किस तरह से सकते हैं? जी, इसी देखिए इसमें सबको एफर्ट करनी पड़ेगी। एक पहले हम जिक्र कर चुके हैं इंस्टीट्यूशंस और पेरेंट्स का, अब इसमें स्टेट की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये आती है कि वो जो भी नौजवान हैं उनके लिए ऐसे मौके पैदा करें, उनके लिए ऐसे रिसोर्सेज पैदा करें जहाँ पे वो इन्वेस्ट करके वो अकम्प्लिश फील करें और उन्हें पता हो कि उनकी ये इन्वेस्टमेंट जो है
वो कहीं जाने नहीं लगी। तो जैसे टेक्नोलॉजी का दौर है तो मेरा ख्याल में बड़ा अच्छा मौका है पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहाँ पे मोर देन 60% आबादी हमारी 30 ईयर्स से कम है, कि इस प्लेटफॉर्म जो यूथ के बड़े करीब भी है और यूथ बड़ा पसंद भी करता है टेक्नोलॉजी को, और स्मार्टफोन की वजह से टेक्नोलॉजी हमारे हाथ में आ चुकी है। तो इस जो एरिया है इसको ही अगर हम पकड़ लें और इसके ऊपर काम करें हमारी स्टेट लेवल पे, तो लोगों को इतना ज़्यादा रोज़गार और इतनी ज़्यादा उनको अपनी परफॉर्मेंस, अपना टैलेंट, अपना क्रिएटिविटी दिखाने का मौका मिलेगा कि आप सोच नहीं सकते। अभी ये कोविड रिजीम जब चल रहा था तो आपने देखा कि कितने ही लोगों ने बहुत सारे क्रिएटिव आइडियाज़ निकाले अपना टाइम स्पेंड करने के लिए। लोगों ने स्किल्स सीख ली नई, बहुत सारे लोगों ने अपनी कैपेसिटी बिल्ड की। तो अगर मेरा ख्याल में अगर कंड्यूसिव आपका एनवायरनमेंट हो तो आपका जो टैलेंट है वो क्रिएटिविटी वो ज़रूर बाहर आती है। तो स्टेट लेवल पे भी इसको ज़रूर एड्रेस करना चाहिए, ज़रूर करना चाहिए। और बीइंग एन इंडिविजुअल भी हमने किरदार अदा करना है, कुछ एफर्ट्स करनी है। वो एफर्ट्स क्या हो सकती हैं, हम किस तरह से गाइड कर सकते हैं अपने नौजवानों को। अगर हम वालिदैन हैं तो हमने अपने बच्चों की तरबियत किस तरह से करनी है, उनको मौका देना है, उनको थोड़ा सा जो है वो मुश्किल में डालने की कोशिश करनी है। ऐसा नहीं कि उनको ओवरऑल हम पैम्पर्ड करते चले जाएँ कि ये मत करो वो मत करो, और ये डर पैदा कर दें कि बच्चा सिर्फ एक फ़ैसला लेने से पहले भी सोचे कि पता नहीं लोग क्या कहेंगे, पता नहीं मेरे वालिदैन मुझे क्या कहेंगे, मुझे डांट पड़ सकती है, मुझे जो है वो सराहेंगे नहीं कि मैंने कुछ नया किया। ये जो कुछ नया करने की जुस्तजू है, नया करने की चाहत है, नया करने का इंटरेस्ट है, ये हम अपने नौजवानों में कैसे इनकलकेट कर सकते हैं। तीनों मेहमानों से जानेंगे उनके पास क्या सोल्यूशंस हैं, क्या सजेशंस हैं कि नौजवानों को नया एक्सपीरियंस किस तरह से करने की सलाहियत डेवलप की जा सकती है, उनके अंदर ये इंस्टिंक्ट कैसे डेवलप किया जा सकता है कि वो कुछ नया करें, कुछ क्रिएटिव करें, कुछ इनोवेशंस लाने की कोशिश करें ताकि हमारा मुल्क तरक्की करे, एक इंसान की शख्सियत में निखार पैदा हो और साथ ही साथ वो अपने से मुंसलिक लोगों के लिए भी कारआमद और फ़ायदेमंद साबित हो। इन तमाम तर चीज़ों पर डिस्कशन करेंगे, सोल्यूशंस और सजेशंस जानेंगे तीनों मेहमानों से। एक ब्रेक की जानिब हम बढ़ें, ब्रेक से वापस आते हैं, गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ें। जी वेलकम बैक। सब सवेरा में एक मरतबा फिर से आपको कहेंगे खुशामदीद। आज का दूसरा टॉपिक जिस पर गुफ्तगू का सिलसिला जारी है कि नौजवानों को किस तरह से गाइड किया जा सकता है, उनकी रहनुमाई कितनी ज़रूरी है और उनके अंदर से ये नकल का जो रुझान है इसको ख़त्म करना कितना ज़रूरी है, नए तजुर्बात का फुकदान ख़त्म कैसे किया जा सकता है। इसके लिए गाइडलाइंस हमने ही प्रोवाइड करनी है और वो गाइडलाइंस, वो सोल्यूशंस, वो सजेशंस क्या हैं जानेंगे अपने तीनों मेहमानों से। स्टूडियोज़ में हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं उनमें आसिफ रसूल साहब हैं, हमारे साथ नाजिया हामिद है और मोहम्मद बाबर अब्बास हैं, जिनसे अब हम जानेंगे सॉल्यूशंस और सजेशंस, चाहे वो तरबियत के हवाले से बात करें या फिर नौजवानों के अंदर शौक डेवलप किस तरह से किया जा सकता है, उनके अंदर ये क्यूरियोसिटी कैसे डेवलप की जा सकती है कि वो कुछ नया करें, आगे बढ़ें, कुछ नया सीखें और फिर उसको अपने माशरे की बेहतरी के लिए, अपने माशरे की फलाह व बहबूद के लिए और अपनी शख्सियत साजी के लिए भी इस्तेमाल करें। तो ओवरऑल देखा जाए आसिफ साहब, एक नौजवान के ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आयद होती है कि वो देखे उसकी ज़िंदगी का मकसद क्या। अगर वो मकसद ढूंढने की जुस्तजू रखता है तो डेफिनेटली वो कुछ नए पैटर्न्स भी डेवलप करेगा, कहीं ना कहीं उसके जहन में क्रिएटिविटी आएगी, फिर वो डर, वो खौफ, लोग क्या कहेंगे, ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो सोसाइटी की तरफ से हमें गिफ्ट की गई हैं, ये सब ख़त्म हो जाएंगी। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि मैं पिछला ये जो 14 अगस्त है ना, इसमें जहाँ कहीं स्कूल्स में प्रोग्राम थे और पेरेंट्स SOPs को फॉलो करते हुए आए, तो मैं सबसे पहले जो चीज़ उनके साथ शेयर करता हूँ वो ये है कि भाई थोड़ा सा जो नॉर्मल सेट पैटर्न है ना, इससे हट के बच्चों को चलने दें, तो घर में इनकरेज करें। लाजमी नहीं कि गवर्नमेंट जॉब के लिए जाए अगर कुछ सोचना चाहता है। सेकंड, आपके प्रोग्राम के हवाले से स्पेशली जो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं, जो कॉलेजेस के स्टूडेंट हैं या टीनेजर जो मतलब यूज़ करते हैं, उनको ना मैं एक ज़रूर कहूँगा या तो एक बुक पढ़ें, युवाल नोआ हरेरी की 21 लेसन्स फॉर 21st सेंचुरी। सही।
इससे आपको पता चलेगा कि आगे उसकी रिक्वायरमेंट क्या है। जब आपको रिक्वायरमेंट पता चलती है ना, फिर साथ ही कुछ खदशात नहीं है कि अगले 2030 तक ये नॉर्मल पैटर्न में हमें जगह मिल रही है ना ऑफिस की, ये नहीं होंगे, इसमें बहुत ज़्यादा चेंज आने वाला है। बिल्कुल ऐसे उससे एक उनके अंदर एक डेवलपमेंट होगी, मतलब अपना एक माइंड सेट डेवलप करेंगे कि हम इसको कैसे कर सकते हैं। तीसरा, हमें उन्हें इस तरह की चीज़ों में एंगेज करना, मसलन बच्चों को दिखाने के लिए मैं कुछ ऐसी मूवीज़ रिकमेंड करता हूँ जो क्लास में दिखाता हूँ। मसलन फेसबुक के बैकग्राउंड में जो मूवी बनी है, मैं उसका सोशल नेटवर्किंग, तो मैं बच्चों को मूवी दिखाता हूँ कि आपने मूवी देख के कल इसकी स्टोरी शेयर करनी है। अब यकीन करें माँ, मुझे कोई गर्ज नहीं है कि कैरेक्टर क्या कर रहे हैं, मुझे एक डायलॉग है जो कि साइलेंस में चल रहा होता है, जब आपस में वो अलहदा बैठे होते हैं और ये मार्क ज़करबर्ग टाइप वो कर रहे होते हैं, उसमें एक ही सेंटेंस भी चलता है कि समथिंग बिग, समथिंग बिग, समथिंग बिग। मुझे सिर्फ अपने बच्चे को ये इनकलकेट करना है कि काश तुम्हारे अंदर थोड़ी सी डेवलपमेंट हो जाए। फिर उसके बाद क्रिएटिविटी की तरफ हम बता सकते हैं कि जिस तरह अभी ये सर ने बात की, अब्बास साहब ने भी, कोविड की सिचुएशन में यानी लोगों को इसने कंपेल किया है, बिल्कुल किया कि अब आपने निकलना है। तो हमें बहुत सारी ऐसे टीचर जो बहुत कमाल के हैं, लेकिन वो क्लासरूम के अलावा कभी उनके अंदर नहीं था कॉन्फिडेंस कि वो अपनी वीडियो बनाए। बिल्कुल, मेरे इतने दोस्त जानने वाले हैं पिंडी इस्लामाबाद में, केमिस्ट्री, फिजिक्स गुरु थे। अब बड़ा अच्छा लगता है कि यार इन्हीं की वीडियोस हम रेकमेंड करेंगे कि बच्चे देखेंगे। फिर तीसरी, हम दिखाते हैं बच्चों को कि जिस तरह सोशल मीडिया पे सिवाय टिकटॉक के वो एक अलग सब्जेक्ट है कि आप देखें कि जिन लोगों ने क्रिएटिविटी शुरू की है, ठीक, आप जिस तरह एक खातून का है कि वो किस तरह इंग्लैंड से वापस आ गई इंडिया में, और किस तरह उन्होंने घर में अपना ये मवेशी पाले, मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट, और डेली इतनी उसकी मतलब व्यूअर बढ़ गए हैं कि उसको इनकम भी आ रही है। लोग इसी तरह बहुत सारे लोग वापस जा रहे हैं। तो हमारे 21st सेंचुरी की ये डिमांड है क्रिएटिविटी, और हमें ये बताना है कि जब तक आप क्रिएटिव नहीं होंगे कल। और फिर लास्ट जो मैसेज आपके प्रोग्राम के हवाले से देना चाहूँगा वो ये है कि अब बाई 21st सेंचुरी में ये अगर आपने एक्सेल करना है, अगर आपने सरफेस से थोड़ा सा ऊपर आना है माशरे में, तो ये नॉर्मल ढीले ढाले वे से आप नहीं आ सकते। आपको बहुत एफर्ट करनी पड़ेगी अपने आप को मनवाने की, और हर वक्त जो है वो अलर्ट रहना पड़ेगा कि कुछ नया हो सकता है, कुछ रिस्की हो सकता है, मुझे कुछ नया करने का चांस मिल सकता है। ये नया करने की जुस्तजू जो है हर वक्त साथ चलेगी, तभी जाके हमारा मुल्क तरक्की करेगा। नाजिया, ये जुस्तजू कैसे पूरी की जा सकती है? देखिए, इसमें अगर आपको एंड रिज़ल्ट फ़र्क चाहिए तो सोच भी फ़र्क रखनी पड़ेगी। बिल्कुल रखनी पड़ेगी, और ख़ास तौर पे वो जो अब 21st सेंचुरी की जो डिमांड है, उसमें तो आपको पिछले सालों की और पिछले ज़मानों की जो तरीके थे, बहुत सारे ऐसे हैं जिनको हमें डिलिबरेटली चेंज करना पड़ेगा। ठीक, उसमें एजुकेशन सिस्टम है, उसमें आपको अपने आप के अंदर पहले अपने आप से मनवाने की सबसे पहले एक जिबिलियत होनी चाहिए। अगर आप इस चीज़ पे बिलीव नहीं करते, आप अगर सिर्फ फॉलो करेंगे तो आप कभी ट्रेंड सेट नहीं कर सकते। बिल्कुल, आप कभी वो इनोवेटिव अप्रोच अडॉप्ट कर ही नहीं सकते अगर आप सिर्फ फॉलो करेंगे ट्रेंड। सो बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाती हैं, लेकिन अगेन सेल्फ एक्चुअलाइजेशन और इस चीज़ का एहसास कि अगर मैं किसी से बेहतर होना चाहता हूँ, या एक जो भी आउटपुट है मैं उसको बेहतर और बिगर उसको प्रोड्यूस करना चाहता हूँ, तो उसके लिए आपको बिगर और बेहतर स्टेप्स भी लेने पड़ेंगे। डेफिनेटली अपनी डेवलपमेंट, अपनी ग्रूमिंग से आप शुरू करें, और उसके बाद आप देखेंगे स्टेप बाय स्टेप किस तरह चीज़ें आपकी लाइफ में चेंज होती जाएंगी। दूसरी चीज़ एक और है जो मकसद की बात और एम्बिशन की बात है ना। सो जनरली सोसाइटी में, सिर्फ हमारी सोसाइटी नहीं, शायद और सोसाइटीज़ का भी यही एक एलिमेंट है कि एम्बिशन या मिशन लोग समझते हैं कि एक ज़िंदगी में तालीम हासिल कर लेना, फिर एक आपकी पर्सनल लाइफ हो जाती है, एंड देन नौकरी हासिल कर लेना और एक अच्छी लाइफ गुजार लेना ज़िंदगी का मकसद है। ऐसा नहीं है, मेरा नहीं ख्याल कि ये मकसद है। ये तो बाय डिफ़ॉल्ट आपने करना है, वो तो जानवर भी कर रहा है, ज़िंदा हो रहा है, पैदा हो रहा है, फिर बाकी सारी चीज़ें हो रही हैं। लेकिन मकसद वो है जो आपको अपने घर के अंदर ही बाकी सबसे फ़र्क करेगा, और फिर आपकी सोसाइटी में। मकसद ये है, मेरे नज़दीक सबसे इम्पॉर्टेंट मकसद ये है कि आप एक अच्छे ह्यूमन बीइंग बन जाएं। सही, उस अच्छे ह्यूमन बीइंग की जेनरोसिटी इतनी ज़्यादा है, उसका स्केल इतना बड़ा है कि उसी के अंदर आप फोरकास्ट कर लेंगे कि मैं कितना बाकी लोगों से बेहतर हूँ, इन अ सेंस कि मैंने जो मकसद अपना रखा था वो अचीव किया। बिल्कुल, एक ही पहला मकसद अगर आपका ये हो जाए कि मैं एक अच्छा पॉजिटिव ह्यूमन बीइंग बनूँ, तो बिलीव यू मी कि उसका
फ़र्क बहुत लोगों को नज़र आएगा। बिल्कुल नज़र आएगा। और इसमें जो है वो किरदार अदा करना है हमारे नौजवानों ने। और सिर्फ ये नहीं कि अगर हम नौजवानों की बात करें तो सिर्फ लड़कों की बात करें, लड़कियों ने भी उसी तरह से अपनी सोच को बदल के आगे आना है कि अब हमारे पास वक्त नहीं है कि हम जो है वो वेट करेंगे या ये देखेंगे कि मैंने शादी ही करनी है, इसके बाद मैंने कुछ नहीं करना। अब हमने भी इक्वल लेवल पे इस मुल्क की तरक्की में किरदार अदा करना है। तो इसको मैसेज में कैसे कंक्लूड करेंगे? देखिए, इक्वालिटी की हम हर वक्त बात करते हैं, लेकिन मैं कहती हूँ इक्वालिटी फिर हर चीज़ में होनी चाहिए ना। बिल्कुल, कि जब आप दफ्तर आएँ तो आपको क्यों लेवरेज है कि आप थोड़ा जल्दी चले जाएं या आपको हल्का काम मिले या आपको वो काम मिले जो बाकी कामों से लेस प्रेशराइज है। इक्वालिटी आपको एक्सेप्टेंस चाहिए, लेकिन आपको काम में इक्वालिटी नहीं चाहिए, आपको परफॉर्मेंस में इक्वालिटी नहीं चाहिए। तो बीइंग अ वुमेन मैं हमेशा ये एडवोकेट करती हूँ कि इक्वालिटी इज़ एक्सीलेंट, मगर इक्वालिटी फिर हर बेस के ऊपर फेयर होनी चाहिए। फिर आप फाइलें भी अपनी उठा के जाए ना, बिल्कुल, फिर आप अपनी वो चीज़ें भी करें जो जिसके लिए आपको बाहर से बंदा बुलाना पड़ता है। सो यू नो, इन जनरल देखा जाए तो मैसेज ये है कि हम एज ह्यूमन बीइंग ये हम ब्लेस्ड हैं कि हम एक जिंदा सेहतमंद ज़िंदगी गुजारे हैं। बाकी सारी चीज़ों के अलावा ज़िंदगी में मिशन ढूंढना इज़ द मैसेज। बिल्कुल, मिशन ये भी हो सकता है कि आप बड़े होके, जैसे मेरा एक फोकस है कि शायद ज़िंदगी में अल्लाह मियां ने मौका दिया तो मैं एक एल्डरली होम खोलूं, और उसका रीज़न कुछ और है इंशाल्लाह, लेकिन ये कि दैट्स माय एम। मुझे लगता है कि ये इट्स बिग इनफ अ एम। बिल्कुल, ये आपने बहुत अच्छी बात की कि मकसद को आइडेंटिफाई करना, अपना एक मिशन बनाना, एक गोल सेट करना हम सब के लिए बहुत ज़रूरी है। बाबर साहब, आपका क्या मैसेज है ओवरऑल सारी डिस्कशन को कंक्लूड करते हुए? देखिए, एक मेरा जो इसमें मैसेज ये है कि हर बंदे की कोई कोर स्किल्स होती हैं, तो हमें टैगिंग नहीं करनी चाहिए कि जैसे इन्होंने अपने ऑफिस की मिसाल दी है या हम इंस्टीट्यूशंस में कि हम टैग कर लेते हैं फ़लाँ बंदा ही ये काम कर सकता है। तो जिसकी कोर स्किल है तो उसको अपनी स्किल को ट्रांसफ़र ज़रूर करना चाहिए। और जो रोटेशन की पॉलिसी है, मैं उसके बड़े हक़ में हूँ। आपने देखा होगा कि 10-10 साल 15-15 साल लोग एक ही ओहदे पे काम करते हैं और फिर बड़ा प्राउडली वो कहते हैं कि मैं तो 20 साल इस सीट पे हूँ, मैं 15 साल। तो मेरी नज़र में तो वो नेगेटिव पॉइंट है। तो उसने 20 साल 15 साल सिर्फ एक ही काम किया। तो ये जो हाई अप्स हैं इंस्टीट्यूशनल लेवल पे भी, तो हमें इसको रोटेट करना चाहिए। और किसी की एक कोर स्किल है तो उसको चाहिए कि वो जिनको वो स्किल नहीं है उनको ट्रांसफ़र करे ताकि वो भी उसको सीखें, और इससे ही क्रिएटिविटी भी बढ़ेगी और बिल्कुल बढ़ेगी, आगे डेवलपमेंट और नौजवानों को मौका मिलेगा कि वो कुछ नया करें, कुछ नया सीखें। अपने तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा करना चाहेंगे जिनसे बहुत कुछ सीखने का मौका मिला। उम्मीद करते हैं कि नाज़रीन आपको भी हमारा आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। अपने फीडबैक से आगाह कीजिएगा, अपना बेहद ख्याल रखिएगा। आपसे चाहेंगे इजाज़त, अल्लाह निगहबान।